हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 50A टू सेक्शन 53। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 50 तक। और अब हम अपने फर्दर सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कमेंट आया था, कमेंट में लिखा था कि आप डायरेक्ट में से देखकर पढ़ा रहे हो, और मैंने उनका जवाब भी दिया था। डायरेक्ट से देखकर इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट में से नहीं पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और इससे आपकी रीड पावर बढ़ेगी। ठीक है, जिससे कि आप रीडिंग करने में सक्षम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 50A, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेप्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। इसमें एक आ गया कि जो पुलिस ऑफिसर होता है या जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उसको मतलब कि अगर अरेस्ट करने से पहले उसको बताना होगा कि आपको इस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। उसको सभी ग्राउंड बताने होगा कि उसको किस बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है। उसको सभी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है एक पुलिस ऑफिसर के लिए। ठीक है, या फिर कोई उसको जो भी अरेस्ट कर रहा हो, जिसको नॉमिनेट किया हो अरेस्ट के लिए, ये ऑब्लिगेशन होती है। इसमें क्लोज फर्स्ट है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड शेल forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friend, relatives or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। इसमें एक आगे की जो भी एवरी पुलिस ऑफिसर और जो भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, जो कि उस पर्सन है, उसको मतलब कि उसके जो फैमिली या फ्रेंड्स फैमिली या फिर उसके जो भी नेबर हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है उसको अरेस्ट करने से पहले। ठीक है। और जो उसके ग्राउंड्स है उसको भी बताना होता है एक पुलिस ऑफिसर को कि उसको किस बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने से पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसके रिलेटिव्स को, नेबर को या उसके किसी फ्रेंड को, ताकि पता लग सके कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है। क्लोज 2 में क्या कहा गया है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन फर्स्ट एज सुन एज ही इज ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन। जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर को उसको मतलब कि उसके जो राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के, उसको बताने होते हैं, जो हमारे सेक्शन क्लोज फर्स्ट में बताया गया है कि उसको मतलब कि उसके पास ये राइट है कि उसको अपने जब भी उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको जानने का अधिकार है कि उसको किस बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको अपनी फैमिली को भी बताना जरूरी है। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी फैमिली या उसको फ्रेंड्स या किसी को भी बताए उसको अरेस्ट करने से पहले। क्लोज 2 में सिर्फ ये है। थर्ड क्लोज है, एनी एंट्री ऑफ द फैक्ट्स एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी मेड इन बुक टू बी केप्ट इन द पुलिस स्टेशन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो भी एक जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर के पास एक मतलब कि बाय द स्टेट गवर्नमेंट से एक प्रेस्क्राइब की होती है एक डायरी, जिसमें सभी फैक्ट्स होते हैं, जो भी केसेस के फैक्ट्स होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं, उसमें वो नोट डाउन करता है। तो उसी के बेस पर वो बताएगा कि उसने क्या किया है, किस बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है। फोर्थ क्लोज है, it shall be the duty of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of the such arrested person। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जब उसको जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको मतलब कि प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने विद इन द 24 आवर्स। और उसको मतलब कि उसकी ये ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की कि पुलिस ऑफिसर ने जो उसकी ड्यूटी है उसने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। उसको ये देखना होता है कि उसने उस अरेस्टेड पर्सन को उसके जो अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड बताया है केस के या नहीं। तो सबसे पहले ये देखे कि जो पुलिस ऑफिसर है या जिसने भी उसको अरेस्ट किया है पर्सन को, उसने उसको मतलब कि सभी उसकी जो ड्यूटी थी उसने फुलफिल की है या नहीं किया। सेक्शन 50A में सिर्फ यही कहा गया है। अब आता है अब हमारा आता है सेक्शन 51। 51 में क्या है, 51 में है सर्च ऑफ वारंट। मतलब कि सर्च वारंट इशू करना फॉर द सर्च। ठीक है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब कि जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको सर्च करना, फिर उसको मतलब कि अपनी कस्टडी में लेना सर्चिंग के लिए। क्लोज फर्स्ट है, whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person
कैन नॉट लीगली बी सबमिटेड टू अ बेल और इज अनअवेलेबल टू फर्निश बेल। जो पुलिस ऑफिसर होता है, अगर उसने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है और उसके पास ये राइट नहीं है कि वो बेल ले सके, या फिर किसी केस में उसके पास राइट है, वो बेल ले सकता है, ठीक है, उसके पास ये राइट है, लेकिन वो फर्निश नहीं कर पाता कि अपने बेल बॉन्ड इशू कर सके। उसके पास की श्योरिटी नहीं होती। अगर उसको श्योरिटी देनी होती है कोई भी, अगर उसके पास श्योरिटी नहीं है तो फिर वो अनेबल है अपने जो भी उसको बेल लेनी होती है तो वो अनेबल है उस केस में, ठीक है, अगर वो श्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो। इसमें आगे कहा गया है द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू वॉम ही मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड में सर्च पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपैरेल्स found upon him and where any articles seized from the arrested person is received showing the articles taken in possession by a police officer shall be given to such person। मतलब कि इसमें एक आ गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो जब उसको अरेस्ट करता है तो उसकी वो तलाशी ली जाती है, ठीक है, उसके मतलब कि उसके पास कुछ है या नहीं है उसके बारे में देखा जाता है कि उसके पास कुछ आर्टिकल्स तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है, और उसके पास मिलता है तो उसको सीज कर दिया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर और उसको कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं वो सभी आर्टिकल्स, ठीक है। क्लोज फर्स्ट में सिर्फ यही है मेनली, और क्लोज सेकंड में क्या है, वेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज ए फीमेल टू बी सर्च द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद रिस्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। मतलब इसमें क्या कि अगर किसी वुमेन की सर्चिंग की जाती है, उसके पास कोई आर्टिकल्स कोई वेपन्स तो नहीं है, तो वो फिर कौन सर्च करेगा, बाय द फीमेल ऑफिसर। जो फीमेल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होगी वो इसको सर्च कर सकती है और उसकी डिसेंसी को मतलब कि रिगार्ड द स्ट्रिक्ट ऑफ डिसेंसी, मतलब कि उसकी डिसेंसी को हर्ट ना करें। सेक्शन 52 में क्या गया है, सेक्शन 52 में का पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, मतलब कि अगर किसी के पास कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, किसी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन है तो उसको सीज कर दिया जाता है। इसमें क्या गया है, इसमें पढ़ते हैं क्या है, द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड में टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर और वेपन सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और warn the officer of person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। इसमें कहा गया कि एक पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है, अगर उसके पास सर्चिंग के दौरान उसके पास कोई भी वेपन्स आर्टिकल्स कुछ भी डेंजरस वेपन्स पाए जाते हैं तो वो उन सभी आर्टिकल्स को सीज कर सकती है और सीज करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करेगी। इसमें वही बात है कि जो मैंने आपको पहले बताया थी, ये इसका स्पेशल सेक्शन बनाया गया है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 52। सेक्शन 52 में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर उसके पास भी कोई आर्टिकल कोई वेपन मिलता है तो उसको सीज करके कोर्ट के सामने पेश किया जाता है एक एविडेंस के तौर पर, ठीक है। तो ये सेक्शन 52 में सिर्फ ये था। अब हम आते हैं सेक्शन 53, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसका एग्जामिनेशन कराना होता है जब भी उसको अरेस्ट किया जाता है बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, अगर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, मतलब कि पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर ही उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। क्लोज फर्स्ट है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच नेचर एंड alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that an examination of which person will afford evidence so as to the commission of an offense, it shall be lawfully for a registered medical practitioner acting at the request of police officer not below the rank of sub inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of such person arrested aid and under this direction and is reasonably necessary to in order to afford to evidence reasonably necessary for that purpose। मतलब कि अगर जब किसी अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए क्योंकि उस केस में उसका ज़रूरी है, जैसे कि रेप केसेस होते हैं या फिर किसी मर्डर केस में हो गया या किसी जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, सेक्शन 323 में जो हमारा बताया गया हार्ट वाला केसेस जिसमें लड़ाई झगड़े वाला होता है उसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें कहा गया कि बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो भी इसके नीचे होगा वो मतलब कि उसके पास ये पावर नहीं है कि वो रिक्वेस्ट कर सके, उससे ऊपर वाले को ही पावर होगी। सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले को ये पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका जो अरेस्ट किया गया है जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है क्लोज फर्स्ट में। क्लोज सेकंड है, व्हेनेवर द पर्सन ऑफ ए फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड अंडर दिस सेक्शन द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर।
इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो एक फीमेल एक्यूज्ड है, उस फीमेल एक्यूज्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा। कोई फीमेल मतलब कि जो इसमें फीमेल है, मेल नहीं कर सकता है एक फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सिर्फ क्लोज 2 में सिर्फ यही है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 53 एंड 54। इसमें एग्जामिनेशन बताया गया। एग्जामिनेशन किस चीज़ का होगा? शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सीमन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं या फिर अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं, उन केसेस में किस चीज़ का होगा एग्जामिनेशन? ब्लड स्टेन्स, मतलब कि सीमन्स होते हैं और स्वैब्स होते हैं, उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ऑफेंसेस sputum and sweat hair samples and finger nail clips by the use of modern and scientific techniques include DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in particular cases। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें DNA टेस्ट किया जाता है और हेयर और नेल्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें पाया जाता है कि उसने मतलब कि एक एविडेंस के तौर पर किया जाता है। ये एविडेंस होते हैं। एक हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसमें इंक्लूड है जो इसमें कहा गया है, ठीक है। और इसमें बी है, एक्सप्लेनेशन बी में क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब क्या है? मीन्स है मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन क्लॉज H of section 2 of the Indian Council Act 1956 and whose name has been entered in a state medical register। जो मतलब कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो हमारा एक अलग से एक्ट है। इसका कौन सा एक्ट है? मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 ने, ये अलग से एक्ट है। उसके जो उसका जो सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज H, उसमें मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 53 तक सेक्शन हम पढ़ते हैं और आगे के फर्दर सेक्शन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।